आपका फिर से एक बार आज क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर बाल गोविंद भगत। कौन सा पढ़ाने जा रहा हूँ? बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। ये आपका बाल गोविंद भगत है, 3 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ये आपका चौथा चैप्टर है, यहाँ देख सकते हैं आप, चौथा चैप्टर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें और पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पहले हम इसको पढ़ लेते हैं डिटेल्स को, कि राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखाचित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मार्ग का उद्घाटन करता है कि धर्मपाल आडम्बरी में अनुष्ठानों के निर्वाहन में, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। यानी धर्म जो है वो किसी के इसमें नहीं है, वो आचरण में, हमारे व्यवहार में धर्म बसता है, पवित्रता में होता है। नायक बाल गोविंद भगत, नायक अर्थ हीरो है। भगत गृहस्थ थे, उनकी वेशभूषा का मतलब पहन, खाना पीना सब भी साधुओं जैसी थी, रहना सहना। लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्य की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक करते हैं। दिनचर्या यानी दिन भर जो करते थे वो एक सच्चे मानव जो करते वही करते थे। इस पाठ के साध्य से आए एक नई गद्य विधा रेखाचित्र विशेषताओं का अनुरूप में परिचित करते हैं। यानी यहाँ बता दें कि मानवता की बात हो रही है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ेंगे, देखेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव हैंड टू हैंड क्लियर होता जाएगा। पहले हम यहाँ पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत मंझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत किस कद के थे? मंझौले कद के। कैसे थे? गोरे चिट्टे थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। तो बाल गोविंद भगत की आयु क्या थी? 60 साल से ऊपर के थे। बाल पक गए थे और लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी ज़्यादा लंबी दाढ़ी भी नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता, यानी दाढ़ी सफ़ेद रखते थे। सफ़ेद दाढ़ी थी, बाल पक गई थी उम्र के हिसाब से। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में मात्र एक लंगोट, जो पहलवान पहनते थे, पहले के लोग कम कपड़ा पहनते थे, लंगोट, और सिर में कबीर पंथी सी कनफटी टोपी बांधते थे। सिर में क्या लगाते थे? सिर में क्या लगाते थे? कबीर पंथी लगाते थे। अब हम आगे कनफटी टोपी, कबीर पंथी। अब क्या रहा कि जब जारा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। तो जारे में क्या ओढ़ते? तो काली कमली। कमली का अर्थ यहाँ पर दोस्तों कंबल है, ठीक है। काली कमली ओढ़ लेते। मस्तक यानी माथे को कहते हैं। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है ना, यानी एक रामानंदी चंदन देखते होंगे साधुओं को जो लगाते हैं। और कह रहा है कि गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधते थे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव बनता है कि बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? तो तुलसी की बेडोल माला, जो हिला करता था, इतना ढील था, बड़ा था कि बेडोल माला जो ना डोलता वो गले में पहनते थे, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो कह रहा है कि ऊपर की बातों से ये ना मान लिया जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल नहीं, गृहस्थ थे। तो बाल गोविंद भगत क्या थे? ऑब्जेक्टिव निकलता है कि साधु नहीं, गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी, गृहिणी का अर्थ है पत्नी, उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं, यानी लेखक कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के पत्नी के बारे में तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतोह को तो मैंने देखा है। बेटा और पुतोह था बाल गोविंद भगत को। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब क्या कहा गया यहाँ पे कि साधु जो थे वो सुथरा मकान रखता था। अब आगे कह रहा है, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को। उन्हीं के गीतों को गाते। तो कब बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते? साहब के गीतों को। उन्हीं के आदेशों पर चलते, यानी उन्हीं के जीवन को अपना जीवन मान करके उन्हीं के अनुसार चलते, है ना, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे और अपने आप को मतलब कि बाल गोविंद भगत के अनुसार ही चलते थे, जीवन जीते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, किसी से बात करने में कोई लज्जित नहीं होते, न किसी को खामखा झगड़ा मोल लेते, यानी किसी से कोई झगड़ा उगड़ा नहीं लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, किसी की कोई चीज़ की भी नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, बिना पूछे कोई कार्य किसी का वस्तु उपयोग में नहीं लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, यानी कभी कभी होता है कि ज़रूरत की चीज़, ज़रूरत होती भी तो किसी का वस्तु नहीं लेते, तो लोगों को बुरा लगता है कि क्या बाल गोविंद भगत साहब आप ले जाओ इसे, है ना। कभी वह दूसरे के खेत में शौचालय भी नहीं, शौच को नहीं बैठते, यानी किसी के खेत में शौच को भी नहीं बैठते। आज तो लोग दूसरे के खेत को ही गंदा करते उसके बाद कह रहा है कि वह गृहस्थ थे, लेकिन
उनकी सभी चीज़ साहब की थी, हर चीज़ साहब की सी थी उनकी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। तो जो कुछ जो खेत में होता उसे कहाँ ले जाते पहले? साहब यानी कबीर के, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। तो कबीर साहब का घर बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर था? 4 कोस दूर था। ऑब्जेक्टिव आप याद रखोगे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, यानी इसे एक मठ जो होता है वो कवि साधुओं का होता है, वो से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता और प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता। बाल गोविंद भगत जो भी घर से अनाज लेकर के खेत से उपजा के जाते तो उन्हें साहब के दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता और उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता। जो किसी घर लेकर के चले आते उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते, है ना। यानी साहब जो भेंट के रूप प्रसाद के रूप में देते अनाज, उसे रखते उसी से अपना घर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुगद था, मुगद यानी आशा था कि उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वत्र सुनने को मिलते थे। और बाल गोविंद भगत गान भी गाते थे एक सुंदर आवाज़ में। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ में मिलकर ये बाल गोविंद भगत के गीतों को गाते और इनके कंठ से जो वो गीत निकलता तो और मधुर हो जाता। आषाढ़ की रिमझिम, समूचा गांव खेतों में उतरा पड़ा है। यानी आषाढ़ का मौसम था और पूरा गांव खेत में खेतीबाड़ी कर रहा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेर पर बैठी हैं। कलेवा, यहाँ कलेवा का अर्थ होता है सुबह का जलपान, ठीक है, याद रखोगे आप। आसमान बादल से घिरा है, धूप का कहीं नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार की उठती, यह क्या है, यह कौन है। यानी ऐसी समय में बाल गोविंद भगत अपने गानों को गा, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत इस मौसम में अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध, किस पर? पंक्तिबद्ध यानी एक एक लाइन में बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ तो ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, यानी आवाज़ जैसी होती थी वैसे ही रोपनी करते थे। बच्चे खेलते हुए झूम उठे, मेर पर खड़ी औरतों के होंठ कपकपा उठते, वे गुनगुनाने लगती, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते, रोपनी करने वाले की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है जादू। यानी जब रोपनी का मौसम आता तो बाल गोविंद भगत अपने आप में गीत गाने लगते थे और मस्त हो जाते, जादू हो जाता, लोगों के कानों पे टांगों पे असर करने लगता। अब क्या रहा है? भादों की वांधेरी अधरतिया। तो अधरतिया का अर्थ क्या है? आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार, है ना। कह रहा है कि दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी कितना भी हल्ला हो बाल गोविंद भगत के गानों को नहीं रोक सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक कर बज रही है और वे गाए जा रहे हैं। उनकी खंजरी बजा रहे हैं और क्या गा रहे हैं? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। यानी बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? तो गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। उसका अर्थ क्या कह रहा है? हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली ही चमक उठी। यानी कह रहा है कि पिया गोद में ही है और वो लगती है कि अकेली चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात उनका यह गान अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देती। यानी उस रात में जब ये गाते तो सब लोगों को इनकी आवाज़ चौंका देती, जगा देती। अरे अब सारा संसार निस्तबद्धता में सोया है। निस्तबद्धता यानी सन्नाटा, सन्नाटे में, निस्तबद्धता का अर्थ सन्नाटा में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। अब फिर बाल गोविंद भगत क्या गा रहे हैं? तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जा रहा है। क्या कह रहे हैं? तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जा रहा। तो बाल गोविंद भगत दो चीज़ों को गाते हैं। पहला कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। फिर कहता है कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जा रहा। अब कह रहा है कार्तिक आया, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। तो ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती? कार्तिक के महीने में, ठीक है, जो फागुन तक चला करती। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चलती? फागुन तक। कार्तिक में शुरू होता और फागुन तक चलता था।
इन दिनों वह सवेरे उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। तो स्नान करने जो जाते वो नदी गांव से कितना मील दूर था? 2 मील दूर। ये ऑब्जेक्टिव बनता है। भगत की प्रभातियाँ कार्तिक में शुरू होती थी और फागुन तक चला करती थी। ठीक है। इन दिनों वह सवेरे उठते और गांव से कितने कुछ 2 मील दूर पर गंगा स्नान करने जाते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर पोखड़े के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपने गाने टेरने लगते। वो फिर मस्त आदमी थे, वो गाने बैठ जाते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, यानी जाड़े की उस भोर में, आप गाना भी सुना, माघे वाली रात रहे वहाँ वही ठंडी की रात, उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। यानी जादू इतना था कि लोग आवाज़ सुन के चले गए। अभी आसमान के तारों के दीपक नहीं बुझे थे, यानी रात था। हाँ, पूरब में लोही लग चुके थे, यानी प्रातः काल की लालिमा, जो सूरज जो उदय होता है उसके बाद जो लाल रहता है सूरज, वो लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। रात का तारा था, उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। जाड़े का मौसम था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता पड़ता था। आवृत का मतलब ढका हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूश की चटाई, कूश यानी एक प्रकार का नोकीला खर होता है। क्या कह रहा है? कूश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े, तो काली कमली यानी काला। बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हैं। उनके मुंह के शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते, मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, यानी बैठ कर, जैसे आपने कव्वाली देखा होगा ऐसे। कमली तो बार बार सर से नीचे सड़क जाती थी। सर से सरक गई इनकी कमली, है ना। कमली यानी काला कंबल। मैं जारे से कँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु जब तक चमक रही थी, जब तक चमक, यानी उनके माथे पर जो बिंदु था वो चमक